खबर दें आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, रिव्यू और जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को भी काबिल समाअत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 87 सिफात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद इस एक्ट का इतलाक 29 मई से हो गया। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजमी थी। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन को 6 समातों में सुनकर 19 जून को फैसला महफूज किया था। आपको बता रहे हैं कि रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एंड एक्ट का कलअदम करार दे दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को भी काबिल समाअत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 87 सिफात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद इस एक्ट का इतलाक 29 मई से हो गया। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजमी थी। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को 6 समातों में सुनकर 19 जून को फैसला महफूज किया था। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का कलअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को भी काबिल समाअत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 87 सिफात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद इस एक्ट का इतलाक 29 मई से हो गया। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा। आसमा शिराजी साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट का कलअदम करार दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अहम फैसला है और ये एक्सपेक्टेड भी था। बिल्कुल पार्लियामेंट के या कौमी असम्बली के खात्मे से फौरी बाद जो है वो इस फैसले का आना है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और इसकी टाइमिंग के तनाजुर में ही इस पूरे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली बर्खास्त हुई है और उसके साथ ही ये फैसला आ गया। तो ये फैसला भी ज़ाहिर है लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी चल रही थी, इसका एक शाफ्ताना से नज़र आता है। जो बिल है, ये बिल रिव्यू एंड जजमेंट का बिल जो है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो बार काउंसिल थी वो बड़ी, उनका बहुत काम था, उनके बड़े मुतालबात थे, उसको ये जो इस तरह से ख़त्म किया गया, ये कलअदम करार दिया गया है। उससे बड़ी बात ये है कि ये जो बेंच था, ये बेंच बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस सुनता रहा है और ये हमारी अदालती एक बदकिस्मती है कि बेंच देख के अब हम बता सकते हैं कि किस तरह का फैसला आ सकता है और एग्जैक्टली वही फैसला आया जिस तरह का बेंच था। अगर इससे दूसरी तरफ का कोई फैसला आता तो कहा जा सकता था कि ये अनएक्सपेक्टेड है, मगर ये बहुत ही मुतवक्के फैसला था और बहुत ही ज़्यादा यानी एक्सपेक्टेड के बिल्कुल ऐन मुताबिक था कि इस तरह का फैसला आ सकता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इस तरह के और भी बहुत सारे फैसले आइंदा चंद दिनों में आएंगे। बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है उसके हवाले से ये सुनवाई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह करे कि ये खदशात गलत साबित हों, लेकिन पार्लियामेंट पर रुखसत होना और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वार करना, ये इंतहाई काबिल तशवीश बात है, क्योंकि पार्लियामेंट ने बहरहाल ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स जो एंड ऑर्डर्स एक्ट था इसको पास किया था। इसकी जो अहम चीज़ें थी उसमें तो एक तो शिकवार अगर इसको देखा जाए तो 7 शिकें जो थी वो इसके ऊपर तरामीम की गई थी और इसमें ये भी कहा गया था कि मफाद आमा के जो मुकदमात हैं उनकी नज़रसानी जो है उसके लिए दायरा इख्तियार बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो सो मोटो का इख्तियार था उसके हवाले से। और फिर ये भी था कि मफाद आमा के मुकदमात से जो मामलात हैं उनकी नज़रसानी से अपील के तौर पर सुना जाएगा, यानी नज़रसानी तो पहले ही मौजूद थी लेकिन अब उसको
अपील की तरफ से सुना जा सकता था, उसको दोबारा से उस पर अपील दायर की जा सकती थी। इसी तरह से नजरसानी की जो समाप्त करने वाले बेंच होंगे, इसमें जो शिफ्ट में तरमीम की गई थी उसमें उसकी तादाद भी मरकजी केस से ज्यादा होगी, यानी अगर 5 में सुना है तो 7 तो कम अज कम होंगे या 8 होंगे, यानी इस तरह इंसाफ के एन तकाज़े के मुताबिक जो है इसको कहा गया था। तो ये भी कहा गया था कि मुतासरा जो शरीफ होगा वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील उसके ऊपर नजरसानी के लिए दायर कर सकेगा, जो भी दरख्वास्त है या इस तरह की चीज है, और 183 के पिछले तमाम मुकदमात पर इसका इतलाफ होगा। अब इसका इतलाफ जो है वो मेनली देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जबकि अगर आप देखें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ सेशन कोर्ट ने की है, तो सेशन को निश्चित आती है उसके ऊपर जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया, लेकिन उनके पास अपील के साथ मौजूद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईएस्ट जो फोरम था वहाँ से हुआ था, लिहाजा उनके पास अपील का फैसला मौजूद नहीं था। उसके ऊपर कहा जा रहा था कि ये तलाक होगा और नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिलेगा, लेकिन बज़ाहिर इस अपील के हक से ये मामला जो है ये खत्म होता दिखाई दे रहा है, और लगता है ऐसे कि ये फैसला भी शायद किसी तनाजुर में ही किया गया है। जबकि अभी मैं आज़म मजीद तारड़ साहब को सुन रही थी तो उनका ये कहना है कि चूंकि जो नाअहलियत की मुद्दत है वो तय हो चुकी है एक और कानून के जरिए से कि वो 5 साल होगी, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मामले के अंदर सेफ हैं और उनके ऊपर कोई इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो अपील का हक है ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर एक इंसानी हुकूक के मुताबिक था, और बार काउंसिल का और बाकी जो लोग थे उनका बहुत देरीना मुतालबा था कि इस मामले के ऊपर, और कंसेंसस था कि इस मामले के ऊपर जो भी मुतासरा शरीफ है जो भी हो, यानी सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे भी जो फैसला करती है उसके खिलाफ जाने के लिए अपील की जानी चाहिए नजरसानी के अलावा। तो उसके एतबार से एक बहुत ही नुकसान एक तरह से हुआ है। अब देखते हैं कि अगले 1 महीने के बाद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या 1.5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रुखसत हो जाएंगे, अता बंदियाल साहब, और इनके बाद काजी फैज़ साहब आएंगे, तो उस वक्त सूरत हाल इनकी क्या बनती है। तफसीली फैसला बाहर आ चुका है और अभी तक इस फैसले के लिए स्पीकर के पास भी इख्तियार है कि वो रिव्यू में जाने की अपील करें पार्लियामेंट की तरफ से, और स्पीकर मौजूद है। स्पीकर चूँकि रिटायर नहीं होते, वो घर नहीं जाते और वो रहते अगले स्पीकर के आने तक, लिहाजा स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो चैलेंज करें। तो देखना यही है कि राजा परवेज अशरफ साहब के ऑफिस की तरफ से या उनकी तरफ से क्या इसके ऊपर जो है वो मामला। ठीक है आसमा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद ने। अफजल जावेद, अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजमी थी, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि पीटीआई समेत